हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल KMR स्टडीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनू लॉ स्कूल BA LLB एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जनरल नॉलेज सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीके नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट होती है। एकदम सही बात है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आंसर्स नहीं बताऊंगा, बल्कि हर एक सेंटेंस का डीप एनालिसिस, उसका हिडन मीनिंग और कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बिल्कुल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आप कॉन्फिडेंटली किसी भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड MCQ को अटेम्प्ट कर पाओगे। मेरा नाम है कामरूल और आप देख रहे हैं KMR स्टडीज। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मैनू BA LLB एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जनरल नॉलेज सेक्शन के 30 इंपॉर्टेंट PYQ MCQs। ये प्रैक्टिस सच में गेम चेंजर होने वाली है। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। पहले खुद ट्राई करिए, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन सही समझ लिए तो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। हाँ, लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इस गहरे विश्लेषण या डीप एनालिसिस का जो मेन मकसद है ना, वो सिर्फ ऑप्शंस को रटना नहीं है। राइट। मतलब अक्सर लोग बस आंसर की देखकर आगे बढ़ जाते हैं, पर हमारा मिशन आज ये है कि इन सवालों के पीछे का जो कानूनी और ऐतिहासिक लॉजिक है, हम उसे समझें। एग्जैक्टली, क्योंकि क्वेश्चंस तो घूम फिर कर आ सकते हैं, पर लॉजिक वही रहता है। हाँ बिल्कुल। अगर आप एक बार फाउंडेशन समझ गए तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड MCQ आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देश की कानूनी नींव की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम। क्वेश्चन 31 और 30 डायरेक्टली हमारे फाउंडेशनल फिगर से जुड़े हैं। BR अम्बेडकर, जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना जाता है, और दूसरी तरफ जेम्स स्टीफन, जिन्हें इंडियन एविडेंस एक्ट का फादर माना जाता है। और ये दोनों अपने आप में बहुत अलग पर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सही कहा। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं तो जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए एक प्रॉपर नक्शे या ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, वो हमारा संविधान है। बिल्कुल। लेकिन जब उस घर में रहने वालों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो फैसला कैसे होगा, सबूत कैसे पेश होंगे, उसके लिए एविडेंस एक्ट की जरूरत होती है, जो रूल्स सेट करता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, वो देश के गवर्नेंस का स्ट्रक्चर तय करता है। पर अदालत के अंदर क्या चलेगा, यानी कौन सी बात रेलेवेंट है, क्या सच है, क्या झूठ, इसको फिल्टर करने का जो फ्रेम है, वो जेम्स स्टीफन ने 1872 में एविडेंस एक्ट के जरिए बनाया था। हो वाओ, मतलब 1872 से वो लॉजिक आज तक हमारी कोर्ट्स में चल रहा है। हाँ, और इन्हीं कोर्ट्स का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वहां से हमारा अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के 51st चीफ जस्टिस कौन है? जिसका सही आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना, और इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, है ना? बिल्कुल सही। आर्टिकल 124 के तहत इनकी अपॉइंटमेंट होती है। पर एक इंटरेस्टिंग रूल है जो क्वेश्चन 29 में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक कंडीशन है। हाँ, कंडीशन ये है कि किसी भी कैंडिडेट को हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए एज अ जज, या फिर 10 साल एज एन एडवोकेट। राइट। और आप सोचिए कि ये 5 साल का फिल्टर क्यों लगाया गया है? शायद इसलिए ताकि कोई इनएक्सपीरियंस्ड वहां ना पहुंच जाए। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी काम सिर्फ केसेस का ट्रायल करना नहीं है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है। अच्छा। तो जब एक जज 5 साल तक हाई कोर्ट में मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्स केसेस देखता है, तो उसकी एक मैच्योरिटी डेवलप होती है। ट्रायल और एरर की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती। सही बात है। देश की सबसे बड़ी अदालत में एरर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? और इस अदालत में डाइवर्सिटी का आना भी तो एक बड़ी मैच्योरिटी की निशानी थी, जो क्वेश्चन 25 में रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, जस्टिस फातिमा बीवी का क्वेश्चन। राइट। फातिमा बीवी देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी। ये 1989 की बात है। ये सिर्फ एक हिस्ट्री का फैक्ट नहीं है, ये हमारे लीगल सिस्टम का एवोल्यूशन दिखाता है। बिल्कुल। और एवोल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन 22 का एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल था, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? और ऑप्शंस में थे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन और राइट टू रिलीजन। जिसका सही आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। पर इसको एलिमिनेट कैसे करें? क्योंकि पहले तो ये फंडामेंटल राइट था, है ना? हाँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट था, पर बाद में से एलिमिनेट करके
आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में राइट टू प्रॉपर्टी दिखे एज अ फंडामेंटल राइट, तो आंख बंद करके उस ऑप्शन को क्रॉस कर देना है। बिल्कुल। इसको हटाने का बड़ा रीजन ये था कि आजादी के बाद देश को डेवलपमेंट की जरूरत थी। अगर प्रॉपर्टी हमेशा फंडामेंटल राइट रहती तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन कैसे एक्वायर करती? तक अटका रह जाता। तो कानून को समाज की जरूरत के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ा। एग्जैक्टली। अब एक और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट देखिए जो एज से जुड़ी है। क्वेश्चन 32, 39 और 40। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? जिसका आंसर 30 साल है, जबकि लोकसभा के लिए 25 साल होती है। हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा एक रिवाइजिंग चेंबर है। वहाँ ऐसे लोग चाहिए जिनके पास पब्लिक लाइफ का थोड़ा ज्यादा अनुभव हो। ओ, मतलब जोश और जल्दबाजी से बचने के लिए। सही पकड़ा। और इसी से जुड़ा है वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल, जो 5 साल का होता है, और उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। राइट। एक क्वेश्चन और था इस सेक्शन में जिसने थोड़ा कंफ्यूज किया। क्वेश्चन 34 पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लीगल सिस्टम का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस थे कॉमन लॉ, सिविल लॉ, रिलीजियस लॉ और ऑर्गेनिक लॉ। और इसका आंसर ऑर्गेनिक लॉ है। पर कानूनी भाषा में ये ऑर्गेनिक लॉ जैसा शब्द इतना भ्रमित क्यों करता है? ऐसा लगता है जैसे किसी नेचुरल जस्टिस की बात हो रही हो। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो एग्जामिनर सेट करता है। देखिए, दुनिया में मेन लीगल सिस्टम्स कॉमन, सिविल और रिलीजियस ही होते हैं। ऑर्गेनिक लॉ जैसा कोई अलग यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम नहीं है। अच्छा, मतलब ये बस साउंड ऑफिशियल करता है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं? हाँ, बिल्कुल। तो इन सारी बातों से समझ आता है कि कानून और संविधान हमारे समाज के हर एक हिस्से को साइलेंटली नियंत्रित करते हैं। अब अपने देश के बॉर्डर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरण कानूनों की तरफ। राइट। इंटरनेशनल एंड एनवायरमेंटल लॉ। क्वेश्चन 44 और 36 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का जिक्र है, जो एनवायरमेंटल लॉ का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसका सीधा कनेक्शन UNFCCC से है, जिसका मुख्य मकसद ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक पुशबैक आता है। मतलब क्या सच में विकास और नेचर का संरक्षण एक साथ चल सकते हैं, या ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होते हैं? ये डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा है। डेवलपिंग नेशंस कहते हैं कि हमें इंडस्ट्रीज लगानी है तो पोल्यूशन तो होगा, पर लॉ ये कहता है कि विकास करो, पर ऐसी स्पीड से कि आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचें। ओह, इसीलिए इसे सस्टेनेबल कहते हैं। एग्जैक्टली। और UNFCCC जैसे प्लेटफॉर्म्स यही बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करके। अगर अब तक वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 और 26 भी इसी ग्लोबल थीम पर हैं। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ, क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट हुआ था। और इसके बाद एक और फुल फॉर्म का ट्रैप आता है, यूनेस्को। लोग अक्सर ई को देखकर एनवायरमेंटल समझ लेते हैं, जबकि ये एजुकेशनल होता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि आजकल हर जगह इन्वायरमेंट का डिस्कशन होता है। पर आपको याद रखना है कि जब यूनेस्को बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तब प्राइमरी फोकस लोगों की एजुकेशन और कल्चर को बचाने पर था। दैट मेक्स सो मच सेंस। कॉन्टेक्स्ट पता हो तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। जैसे क्वेश्चन इन्वायरमेंट के टाइप्स पर था, क्वेश्चन 44 और 47। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? जिसका आंसर है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे हवा, पानी, जमीन। राइट। और वहीं एक साइंस स्पेसिफिक सवाल में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का जिक्र आया, जो एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है ना? मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये लिविंग बैक्टीरिया सर्वाइव तभी करेगा जब उसका फिजिकल एनवायरनमेंट यानी आसपास का टेम्परेचर और कंडीशन सही होंगी। देखा आपने कैसे हर एक लॉ, एनवायरनमेंट और साइंस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ग्लोबल और एनवायरमेंटल कानून ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करते हैं। सही बात है। अब इस कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान को थोड़ा जमीन पर लाते हैं, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट इवेंट्स पर। हाँ, भूगोल और इतिहास के बिना आप वर्तमान को नहीं समझ सकते। एग्जैक्टली। क्वेश्चन 27, 28 और 35 ज्योग्राफी पर थे। एक सवाल में मिजोरम की कैपिटल आइजॉल है, लेकिन ऑप्शंस में अगरतला देकर कंफ्यूज किया गया था, जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है। और ऐसे मिसमैच वाले क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम्स का फेवरेट फॉर्मेट होते हैं। हाँ। फिर एक क्वेश्चन था कि साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है।
आंसर है कोयम्बतूर। और इसका लॉजिक ये है कि कोयम्बटूर एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है। जैसे यूके में मैनचेस्टर कॉटन और टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम, वैसा ही ज्योग्राफी और क्लाइमेट कोयम्बटूर का है कॉटन स्पिनिंग के लिए। ओह, तो बेसिकली इकोनॉमी और ज्योग्राफी का डायरेक्ट कनेक्शन है। वैसे ही कल्चर का ज्योग्राफी से कनेक्शन क्वेश्चन 35 में दिखा, केरला का क्लासिकल डांस कथकली। बिल्कुल। अब अगर हम इकोनॉमी और स्टेट रिलेशन की बात करें तो क्वेश्चन 37 और 38 टैक्सेशन पर आते हैं। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। हाँ, सवाल था कि ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है पर स्टेट्स उन्हें कलेक्ट करते हैं। जैसे कि स्टैम्प ड्यूटीज। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सेंटर खुद ही टैक्स लगाकर खुद कलेक्ट क्यों नहीं कर लेता? इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर हर स्टेट अपनी मर्जी से अलग-अलग रेट पर स्टैम्प ड्यूटी लगाने लगे तो पूरे देश में बिजनेस करना नाइटमेयर हो जाएगा। हाँ, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। इसलिए यूनियन एक यूनिफॉर्म रेट तय करता है यानी टैक्स लेवी करता है। लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टी जमीन पर स्टेट्स में होती हैं तो उन्हें अपना रेवेन्यू चाहिए, इसलिए कलेक्शन स्टेट्स करते हैं। समझ गया। और इसी फ्रेमवर्क में आर्टिकल 275 का जिक्र आता है जो ग्रांट्स इन एड्स से जुड़ा है। मतलब जो स्टेट्स थोड़े इकोनॉमिकली वीक हैं उनको सेंटर से फाइनेंशियल मदद मिलती है। सही पकड़ा। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने का तरीका है। फेडरल स्ट्रक्चर से याद आया, इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे आते हैं। क्वेश्चन 45, 46 और 48 यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हैं। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, जिसे कीव भी लिखा जाता है। राइट। और वहां की सबसे लंबी नदी है ड्नीपर। साथ ही एक फैक्ट था कि इस युद्ध में बेलारूस ने रशिया का समर्थन किया। देखिए, निपर नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये एक नेचुरल फिजिकल बैरियर है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में ऐसी ज्योग्राफी पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकती है। हाँ, रिवर्स क्रॉस करना किसी भी आर्मी के लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है। और बेलारूस का रोल भी प्योरली ज्योग्राफिकल था। उसकी बॉर्डर यूक्रेन के कैपिटल के एकदम करीब है, जिससे रशिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला। वाओ। और डिफेंस और स्ट्रैटेजी की बात हो और क्वेश्चन 50 ना आए, ये कैसे हो सकता है? इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम पूछा गया था, जिसका आंसर है आयरन डोम। ये सिस्टम अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। लेकिन मुझे सच में ये जानना है, एक इनविजिबल शील्ड आसमान में फिजिकली रॉकेट को हवा में कैसे रोक लेती है? देखिए, इसमें एडवांस्ड रेडार्स और एल्गोरिदम्स का यूज होता है। जैसे ही कोई एनिमी रॉकेट लॉन्च होता है, रेडार इसे डिटेक्ट करता है और सेकंड्स के अंदर सिस्टम उसका ट्रेजेक्ट्री यानी रास्ता कैलकुलेट कर लेता है। अच्छा। और सबसे स्मार्ट चीज ये है कि अगर सिस्टम को लगता है कि रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके में नहीं बल्कि खाली मैदान में गिरेगा तो वो इंटरसेप्टर मिसाइल फायर ही नहीं करता। ओह, मतलब अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाता है। एग्जैक्टली। पर अगर रॉकेट किसी शहर की तरफ आ रहा है तो वो हवा में ही इंटरसेप्ट करके उसे ब्लास्ट कर देता है। क्रेजी टेक्नोलॉजी है सच में। अब इस साइंस से थोड़ा पीछे चलकर हिस्ट्री की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस 41, 42, 43 और 49। थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग की संस्थापक एनी बेसेंट थी। हाँ, और उनका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा था, एक फॉरेन ओरिजिन की महिला होने के बावजूद। सही बात है। फिर 1991 का साल पूछा गया था जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। और एक और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट था कि सोनिया गांधी को 1982 में इंडियन सिटीजनशिप मिली थी। ये ऐतिहासिक घटनाएं आइसोलेटेड नहीं है। 1991 की उस ट्रेजेडी ने देश की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को हिला दिया था, जिसके बाद हमें आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ आना पड़ा। ओह, मतलब सब इंटरकनेक्टेड है। और खेल के मैदान से एक फैक्ट था कि पहले आधुनिक यानी मॉडर्न ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, जिसका आंसर है एथेंस 1896 में। और ओलंपिक्स का आगाज भी इसलिए किया गया था ताकि दुनिया भर के देशों को कॉन्फ्लिक्ट से हटाकर स्पोर्ट्स के जरिए एक साथ लाया जा सके। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, इन दोनों स्पीकर्स के इन 30 सवालों के सफर का निचोड़ ये निकलता है कि जनरल